आज वो शुभ घड़ी आ गई जब हमें इनकम टैक्स पढ़ना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी कह रही है कि कपूर साहब बच्चे अब मैच्योर हो गए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट उन्होंने सीख लिया है, तो अब से उनको आप बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट शुरू कर दो। तो कॉमर्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर आपके सामने है, इनकम टैक्स। मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। इनकम टैक्स तो हम पढ़ेंगे मगर आज नहीं, नेक्स्ट क्लास से। क्यों सर? देखिए क्या होता है कि कई बार जब हम कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, बड़ा इवेंट होता है, तो हम कहते हैं कि यार एक बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ऐसे ही इनकम टैक्स, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और आसान तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आसान है। तो मैच्योर्ड लोगों का सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा ब्रेन इसमें इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इनकम टैक्स को पहले सीधा सीधा शुरू नहीं करते। मार्केट में कोई भी अच्छा टीचर पहले यही कोशिश करता है कि मैं इनकम टैक्स से पहले का जो बेस है वो तैयार करूं। तो समझ रहे हैं, आज हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, मतलब एक इनकम टैक्स से पहले की बात आपको बता रहे हैं, जिससे आपकी इनकम टैक्स की लाइफ लॉन्ग नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। सर मैं जो आज आप पढ़ाओगे, जरा बताओ क्या पढ़ाओगे? तो मैंने कहा देखो आज मैं आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स से पहले ये बताऊंगा कि भाई टैक्सेस क्या होते हैं और ये क्यों चार्ज किए जाते हैं, कितनी तरह के ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस हैं, किसके पास ये पावर है कि वो टैक्स चार्ज कर ले, और टैक्स को चार्ज करने के क्या कोई कानून है, कैसे बनते हैं, कैसे उनमें बदलाव किए जाते हैं, सीबीडीटी क्या है, इनकम टैक्स के रूल्स क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सर्कुलर्स क्या हैं, नोटिफिकेशंस क्या हैं, कोर्ट जजमेंट्स का इनकम टैक्स में क्या काम है। तो आप देखो मैं आपको आज कितनी सारी बातें एक ही क्लास में बताने वाला हूं, है ना। पर मजे की बात यह है कि एग्जाम में आपको ये पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं आज की क्लास में थोड़ा ज्यादा मैटर अगर डिस्कस कर दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको यहां से एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपने सिर्फ मेरे साथ साथ समझ लेना है और समझते ही माइंड में बैठ भी जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है हमारी कंट्री है कितनी बड़ी है, रोज यहाँ की रोजाना समस्याएं हैं, घर की भी समस्याएं हैं, बॉर्डर की भी समस्याएं हैं, बाहर की भी समस्याएं हैं, देखते हो ना। कोरोना आ गया, गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप हमें वैक्सीन लगाइए, गवर्नमेंट से कहा गया कि आप हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। तो खैर गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम मैं आपको बताऊं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट कह रही है गगन पता मैं ये काम कहां से करूं। हर कोई मुझे कहता है ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कहां से करूं बता, पैसे कहां से आएंगे। मैंने कहा भाई पैसे कमाओ। कह रहे क्या सरकार क्या कभी पैसा कमाती है? सरकार तो सिर्फ खर्च करती है। अच्छा, और खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो सरकार कहती है कि वो पैसा हम टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो समझना है कि भाई टैक्सेस क्या हैं और टैक्सेस क्यों चार्ज किए जाते हैं, उसका आंसर आपको मैंने बता दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है टैक्सेस क्यों हैं, क्या है और वो क्यों चार्ज किए जाते हैं। तो यहां पर डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी सर्विसेज देनी है, और मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव आपको वो सर्विसेज का नाम गिनवाने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विसेज देती है और उसके लिए उसको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहती है कि हम कमाएंगे नहीं, हम तो टैक्स के थ्रू लेंगे। बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, इससे ज्यादा चर्चा करनी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान था, याद करने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन करने के लिए मैंने लिख दिया कि कंट्री इज रन बाय द गवर्नमेंट, एंड टू रन द कंट्री गवर्नमेंट नीड्स फंड्स, एंड दीज फंड्स आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कई सारे सोर्स से वो आपसे कलेक्ट करती है, हालांकि कुछ जगहों पे वो अर्न भी करती है। एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट इज टैक्सेस। अब कई इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज सेल करके पैसा कलेक्ट कर लेती हैं, इसलिए उनको टैक्स नहीं लेना पड़ता। बट हमारी इंडिया में टैक्स
लिया जाता है और वही गवर्नमेंट का मेन सोर्स है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बात खत्म। नाउ अब सर टैक्स तो टैक्स है, इसके कैसे प्रकार हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, इसके भी प्रकार हो सकते हैं। टैक्सेस जो हैं उन्हें हम डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको बता दूं, अभी जब आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में जो आप पढ़ रहे हैं वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। आने वाले समय में ये सेमेस्टर 3 से शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ेंगे और फिर आगे चल के हम इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने वाले हैं, पर इस सेमेस्टर में नहीं होगा, अगले आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो टैक्सेस दो तरीके के हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। टैक्स तो टैक्स है सर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? नाम दिया हुआ है, देखिए गवर्नमेंट कहती है कपूर साहब सुना है आजकल आप बहुत पैसे कमा रहे हो। मैंने कहा कहां पैसे कमा रहा हूं, थोड़े बहुत कमाता हूं, गरीब आदमी हूं। तो कह रहे कोई बात नहीं, तो गरीब आदमी के हिसाब से टैक्स दो, और जो ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कपूर साहब आपने ये टैक्स मुझे देना है। ध्यान से सुनना, यानी हर व्यक्ति को गवर्नमेंट को टैक्स देना है। नाउ गवर्नमेंट कह रही है कपूर साहब लाओ टैक्स दे दो। अब मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, मैंने कहा बच्चों आज ना मूड बहुत खराब है, आज हम क्लास नहीं पढ़ेंगे। बच्चों ने कहा सर क्यों? मैं कहा यार सरकार ने ना मेरे से टैक्स ले लिया। तो आप कह रहे हो सर फिर क्या करना है? मैं कह रहा हूं प्लीज मेरे को दे दो टैक्स के पैसे, तुम मुझे दे दो। आप कहोगे सर आपका टैक्स है, हम पैसे क्यों दें? समझे बात को, लॉजिक को समझे कि मेरा टैक्स है ना, तो मेरा टैक्स है, मैं सरकार को दूंगा, आपसे नहीं ले सकता, आपसे नहीं मांग सकता। यानी कि वो टैक्स जो कोई पर्सन गवर्नमेंट को देता है लेकिन उसकी भरपाई किसी से ले नहीं सकता, ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब आप कहोगे सर किसी का टैक्स भरपाई कोई और क्यों करेगा? सुनिए, आपने कहा गगन सर मुझे आपसे पढ़ना है इनकम टैक्स, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। मैंने कहा मुझे पता है बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं। अरे तुम किसी से भी पढ़ लो, जिससे भी पढ़ने जाओगे उसे जब पैसे दोगे तो सरकार उसे कहेगी कि आपने जिस बच्चे को सर्विस दी पढ़ाने की, उस बच्चे से जो फीस ली उस फीस के ऊपर भी टैक्स देना है। लेकिन वो टैक्स मुझे नहीं देना, बच्चे से लेना है और सरकार को देना है। तो जो सर्विस मैं आपको दूंगा, उस सर्विस पर जो आप मुझे पैसे देंगे उसके ऊपर मैं सरकार को टैक्स दूंगा। सरकार कहेगी गगन वो तेरा टैक्स नहीं है, वो बच्चे की सर्विस का टैक्स था, बच्चे से लेना हमें दे देना। यानी कुछ टैक्सेस देते हुए मैं मीडियोकर की सर्विस सर्व कर रहा हूं गवर्नमेंट के लिए, एक मिडल मैन सा बना हूं। गवर्नमेंट कह रही गगन अब तो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, छोटी छोटी फीस ले रहा है, सबसे अलग अलग हम टैक्स मांगेंगे, कैसे संभव है? तो तू कलेक्ट करके हमें दे दिया कर। तो देखो मैंने आपसे फीस ली, एक तो आपकी फीस का टैक्स था जो कि मैंने सरकार को दिया, सरकार इसे कहती है इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि उसमें मैं मिडल मैन की तरह हूं। ठीक है, जब सरकार को टैक्स मिल गया तो बाकी पैसे सरकार कह रही गगन वो तो तेरी कमाई है, अपनी कमाई का भी टैक्स दे। मैंने कहा लो भाई ले लो, क्या कर सकता हूं, मोदी जी जो कहें कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया, अच्छे व्यक्ति है ना तो दिल से दे दिया, लो। तो देखिए दूसरी बात आपको समझनी है डायरेक्ट टैक्स। क्या समझे? पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट, मुझे अपने पैसे में से निकाल के ये टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ये मैं गवर्नमेंट को सीधा दे रहा हूं। ओके, और जो टैक्स सीधा दिया जाता है उसी का एक रूप है इनकम टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे डायरेक्ट टैक्स एक ब्रॉडर टर्म है और इनमें जो टैक्स आते हैं उसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। कोई आपसे पूछे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपने कहना है वो टैक्स जो कोई पर्सन खुद अपने रिसोर्स में से देता है, दूसरे से रिकवर नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स।
कुछ और भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, लेकिन वो हमारे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, अब हम उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बाकी यूट्यूब पर जितना मर्जी गूगल करते रहिए। सर तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? पर्सन इस टैक्स को कलेक्ट करता है दूसरे लोगों से, तो आसानी के लिए मैंने लिख दिया कस्टमर्स। जैसे आप मुझसे सर्विस ले रहे हो तो आप मेरे कस्टमर्स हो। आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उसके कस्टमर हो। शॉपकीपर आपसे सर्विस या प्रोडक्ट के पैसे लेता है, प्लस टैक्स के भी पैसे लेता है, दो पैसे लेता है, और वो जो टैक्स वाले पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो पर्सन टैक्स के पैसे कस्टमर से कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को देगा, तो वो केवल मिडल मैन है, बर्डन उसके ऊपर नहीं है, उसने आगे से लिया और आगे दिया, तो वो मिडल मैन का काम कर रहा है। ठीक है, उस केस में जो टैक्स हमें देने पड़ते हैं उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक ब्रॉडर टर्म है और इसके अंदर कई सारे टैक्स आते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट है जीएसटी। इस जीएसटी के ऊपर कुछ मूर्ख लोग आपको मूर्ख बनाते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मूर्ख बनाते रहते हैं कि मोदी ने महंगाई कर दी, मोदी ने जीएसटी कर दिया। कुछ नहीं है बेटे, जब आप जीएसटी पढ़ेंगे तो आपको फक्र होगा कि हमारे देश ने पुराने टैक्स सिस्टम को हटा के जीएसटी लगाया है। इसका मतलब यह अच्छा कानून है, अच्छी चीज है। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो समय के साथ साथ बदल जाएंगी, लेकिन जो आपको कहता है कि जीएसटी की वजह से महंगाई हो गई या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, तो वो सब आपको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये मैंने जीएसटी और कस्टम ड्यूटी दो लिखे क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यही दो पढ़ने होते हैं। सीए वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पढ़ना होता है, कस्टम भी नहीं पढ़ना होता। इसलिए यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ना कई बार सीए इंटर के टैक्स के टीचर से सोचते हैं जीएसटी पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो आपने याद रखना है कि पर्सन जो अपनी पॉकेट से देता है दूसरे से नहीं रिकवर कर सकता, डायरेक्ट है। बोलिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो पर्सन कलेक्ट करता है किसी और थर्ड पार्टी से और फिर गवर्नमेंट को पे करता है। ये ग्रुप के नाम है और इनके अगर टैक्स कहे जाएं तो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी एंड कस्टम। तो अगर कभी कभी आपकी बुक के ऊपर लिखा हो ना डायरेक्ट टैक्स, तो घबराना मत, इनकम टैक्स एक ही बात है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में प्रोमिनेंट टैक्स इनकम टैक्स ही है। तो आप समझ गए कि टैक्सेस दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो मुझे देना है वो डायरेक्ट है, जो मैं किसी और से रिकवर कर सकता हूं और फिर गवर्नमेंट को दे रहा हूं, मिडल मैन हूं, इनडायरेक्ट है। जीएसटी लग रहा है, सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब आपने अभी अभी जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेस कर लिया था कि सर पेपर थोड़ा कठिन आ गया, तो कठिन नहीं आता है। वीडियो के सामने जब हम बैठते हैं तो बेटे हम थोड़ा सा अप्रोच कैजुअल कर देते हैं, हम कहते हैं कि यार सर ने देखना थोड़ी ना है, कोई देख थोड़ी ना रहा है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो मैंने अब इसलिए आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये आपको रिवीजन, मेन पॉइंट्स की रिवीजन कराएंगे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए थोड़ा सा उसके बारे में तो आप लिख पाएंगे। ये देखिए कितना इजी है। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। पर्सन पेइंग टैक्सेस कैन नॉट शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन अदर पर्सन, दूसरे से तो ले नहीं सकता, तो इसका भार तो मुझे को उठाना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच टैक्स पेयर पेज इनडायरेक्टली, और ये इनडायरेक्टली कैसे होता है कि पर्सन पे करता है टैक्सेस को लेकिन वो दूसरे से रिकवर कर लेता है, इधर से दिया उधर से ले लिया, है ना। अच्छा, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है। इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन सेम पर्सन। यही वो कठिन लाइनें हैं बेटे जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर उलझाने की कई बार कोशिश करता है। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पे होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंपैक्ट बिजनेसमैन के ऊपर है लेकिन इंसिडेंस उस कस्टमर के ऊपर है जिससे वो लिया जा रहा है, जिसका एग्जांपल जीएसटी या कस्टम है। बोलिए टैक्स क्या है, क्यों लिए जाते हैं? दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हमारे इसमें क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है तो अब मैं डायरेक्ट टैक्स की ही चर्चा आपके साथ करूंगा। और डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स सिनोनिम इसलिए हो गए कि डायरेक्ट टैक्स में अब और कोई मेजर डायरेक्ट टैक्स ऐसा है नहीं जो हमने पढ़ना होता, पहले होते थे, उनका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जब आप और मैच्योर हो जाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे।
अरे बेटे, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक सारे के सारे प्रैक्टिकल पेपर्स मैं ही पढ़ाऊंगा। भटक लेना, दूर चले जाना, लौट के वापस यहीं आना है। अच्छा अच्छा सर मैं नहीं देता टैक्स। अरे भाई देना पड़ेगा। सर क्यों, जबरदस्ती है? कानून बना हुआ है। किसने बनाया, कब बनाया, बताने जा रहा हूं यार, नाराज क्यों रहे हो? सुनो सुनो ना, सुनो सुनो यार, कंफर्टेबल होकर के सुनो, क्योंकि ये बात एग्जाम में थोड़ी ना पूछे जाने वाली है, केवल आपको बतानी जरूरी है। देखो हमारे देश में एक ना क्या है, आजकल बहुत लोग न्यूज चैनल पे आके ना आपको भड़काते हैं। भड़कना नहीं है, सुनना है इसकी बात, अच्छे व्यक्तियों की बात सुननी। हमारे देश में हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन से बांधा गया है, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ। सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मुझे दुख है, हर बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं है। अब आप कॉमर्स पढ़ लोगे, कहेंगे क्या पढ़ाना इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पढ़ाना चाहिए ना भाई, तभी तो हम मूर्ख नेताओं की बातों में नहीं आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ, सबसे बड़ा लॉ यही है। इस लॉ में लिखा गया है कि आप कानून बना सकते हैं। सरकार को कहा गया कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन जिन बातों पर आप कानून बनाएंगे वो बातें, वो मुद्दे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। एनी लॉ कैन बी मेड, अगर कोई कानून बनाना है बना लो, प्रोवाइडेड इट इज विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब उसकी बारे में जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी हुई तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है कि जिसका भी मन आएगा बदल लेगा। इसको बदलना बहुत कठिन है। इसलिए जो लोग तुम्हें डराते धमकाते रहते हो कि भाई पावर में ये गवर्नमेंट है, ये ऐसा कर देगी, तो आज आपको बता दूं एनडीए गवर्नमेंट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सरलता से बदल के ले जाएं बिना विपक्ष के साथ लिए हुए, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द पेरेंट लॉ। कोई भी लॉ बनाया जा सकता है जिसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हो। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको जो पैराग्राफ बांटे गए हैं जिनमें लॉ लिखा गया है ना, उसको बोलते हैं आर्टिकल। नॉर्मली हम जब कोई लॉ पढ़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां लिखा होगा सेक्शन, सेक्शन 1, 2, 3, 4, लेकिन यहां लिखा होगा आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो जिसे आप सेक्शन समझते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसे आर्टिकल बोलते हैं। तो एज पर आर्टिकल 265, आर्टिकल नंबर 265 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखता है? बहुत कमाल की बात लिखता है, नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना हो कोई टैक्स लेने की जरूरत मत कर देना, ठीक है? उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 कहता है कि भाई सरकार चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और पैसे के लिए सरकार को टैक्स चाहिए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है टैक्स लेने की ताकत दे देता हूं। पर सुनो ना, सुनाओ सर, सुनाओ। पॉज की जरूरत है, आपके रिदम को ब्रेक करने की जरूरत है, इसलिए रुक गया। सुनो, हमारी जो कंट्री है ना, फेडरेशन है, मतलब छोटे छोटे ना राज्यों में बटा हुआ था, और बहुत महान लोगों ने आजादी के समय इसे एक देश में पिरोया है। तो यहां पर क्या है, स्टेट्स हैं, और सब स्टेट्स को मिलाकर के यूनियन यानी हमारी ये कंट्री है। स्टेट के अंदर एक स्टेट की गवर्नमेंट है, और उन सब को मिलाकर के जो मेन गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं दिल्ली से हूं, तो मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और जो केजरीवाल जी हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। मतलब हर स्टेट में अपना अपना सीएम है और कंट्री का पीएम है। तो सीएम कहता है कि भाई मुझे भी तो जनता की सेवा करनी है, मुझे भी तो पैसे चाहिए। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा कि सीएम साहब आप यहां से पैसे ले लेना, और पीएम साहब को भी लिखा कि पीएम साहब आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी,
सीएम गलती कर जाए कुछ नहीं होगा, पीएम गलती कर जाए देश गुलाम बन जाएगा, इतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इतना वो रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। पर पता नहीं आज की जनता, आज की मीडिया उनको कैसे कुछ भी कह देती है। पर कोई बात नहीं, हमारा मुद्दा तो टैक्स पढ़ने का है। यानी दोनों सरकारों को अपने अपने काम करने हैं, दोनों को काम करने के लिए पैसा 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 कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। झगड़ा होगा, सुनते हो ना केजरीवाल साहब रोज झगड़ रहे हैं, तो झगड़ा ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा सुनो, ए केजरीवाल सुनो, आईआईटी पढ़े हो ना, पर आईआईटी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे सोर्स अलग हैं, उनके सोर्स अलग हैं, तुम अपने सोर्स का टैक्स लो और तुम अपने सोर्स का टैक्स लो। तो सेक्शन 246 क्या कहता है, पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है टैक्स लगाने की, सेंटर को अलग, और ये लिखा मिस्टेक हो गई, स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या ना, हमारा टाइपिंग स्टाफ जो है वो आंखें बंद करके कुछ भी टाइप कर देता है, तो ये मैं करेक्शन कर दूंगा जब मैं ये शीट अपलोड करूंगा, तो ये करेक्शन भी कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ जो मिस्टेक्स दिख रही हैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूं मैं माफी। ओके सर, कौन सी पावर सेंटर को है और कौन सी पावर स्टेट को है? तो लॉ कहता है इसके लिए ना हमने दिया है शेड्यूल नंबर 7। सर हमने एक शेड्यूल नंबर 3 पढ़ा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। अरे वो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल अलग है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में शेड्यूल अलग है। तो मैं शेड्यूल 7 की बात कर रहा हूं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सर हमें भी तो दिखाओ कैसा है शेड्यूल 7। देखो कितनी नॉलेजेबल बातें आपको मैं बता रहा हूं और कितनी सरलता से सीधी तरीके से बता रहा हूं, लेकिन आप कहोगे नहीं सर आप मेहनत नहीं करते। शेड्यूल 7 गिव्स पावर टू कलेक्ट टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ 3 लिस्ट्स। तो शेड्यूल 7 ने 3 लिस्ट बना दी और 3 लिस्ट के माध्यम से उन्होंने यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा तुम इनके टैक्स ले लो, स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम अपने टैक्स ले लो, और कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा कि दोनों मिल बैठ के बात कर लो, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सर हमें याद करनी है? अरे नहीं, बताया ना, ये नॉलेज पर्पस के लिए चल रहा है, याद वाद कुछ नहीं करना, एक बार सुनना है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट जो बनाई लिस्ट 1, उसमें बहुत सारी एंट्रीज है, 96 97 एंट्रीज है। मैं आपको काम की 2-3 यहां पर पढ़वा रहा हूं, ठीक है। देखिए एंट्री नंबर 82 मतलब सीक्वेंस के वाइज 82 नंबर सीक्वेंस में लिखा है, सुनो ध्यान से सुनो, टैक्सेस ऑन इनकम, यानी कि शेड्यूल 7 की यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम। तो बताओ इनकम टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं ले सकती। देखा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कितना फार्मर्स की हमारी कंट्री में रिस्पेक्ट है। मेरा मन आज ये करता है काश मैं भी फार्मर होता, एक दिन बनूंगा। टैक्सेस ऑन इनकम यानी कि जो हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स, उसको लेने की पावर सेंटर के पास है कि स्टेट के पास है? बोलो ना, सेंटर के पास। कोई पूछे कहां से आई पावर तो बता देना, गगन सर ने बताया था, उसके बाद गूगल कर लेना। हम कहेंगे अगर तुम किसान हो तो तुम्हारी इनकम पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लेगी। चलो हमारा मुद्दा तो यहां पर पूरा हुआ, पर कुछ और इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है ना, आप जो विदेशी सामान खरीदते हो उसको महंगा करती है सरकार कस्टम ड्यूटी लगा के, कि भाई विदेशों के में जो पैसा जमा हो रहा है, हमारे देश का पैसा जमा हो रहा है, ये गलत बात है। हमारे देश की अगर डिमांड विदेश से पूरी होगी तो हमारे देश के लोग तो अनएम्प्लॉयड हो ही जाएंगे। अब आप कहेंगे सर हम तो बाहर से सामान मंगवाते हैं ना, तो खैर उसकी चर्चा बाद में करेंगे, मुझे आज बहुत सारी बातें करनी है। तो कस्टम ड्यूटी मतलब सरकार जो विदेश से सामान आते हैं उनके ऊपर लगाती है, ये भी केंद्र सरकार की पॉकेट में जाता है। कस्टम ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अब क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई,
वो कहती हैं पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो पेट्रोल महंगे में सॉरी केंद्र सरकार का हाथ नहीं होता, उसमें राज्य सरकारों का भी हाथ होता है, और केंद्र से ज्यादा राज्य सरकारें आपसे टैक्स ले रही हैं पेट्रोल पर। तो कस्टम ड्यूटी मतलब जो तेल आपको पता ना रशिया से आता है, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो इसमें सारी बातें न्यूज चैनल में आती हैं। अमेरिका एतराज जता रहा है कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो, तो पूरे वर्ल्ड को ऑयल अरब कंट्रीज के साथ साथ रशिया भी सप्लाई करता है। तो कस्टम ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, यानी इन पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी किसान की आय पर टैक्स लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है कि वो किसान से टैक्स ले ले, इसलिए लिया नहीं जाता। एक्साइज ऑन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये हमारे स्टाफ की छोटी छोटी गलतियां हैं, माफ कर देना, मैं बाद में ठीक कर दूंगा। एक्साइज ऑन लिकर कंजम्पशन, अब शराब नीति के बारे में क्या बताएं, मनीष सिसोदिया जी इस पे फंस गए। खैर, स्टेट्स का रेवेन्यू का मेन सोर्स लिकर भी होता है, पर हमारी कंट्री में गुजरात है, बिहार है, जो ड्राई स्टेट्स हैं, वहां लिकर सेल नहीं होती। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेता है। टैक्सेस ऑन व्हीकल, तुम्हें जो कारों का शौक है उस कार के ऊपर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर का टैक्स लेती है। टोल टैक्स लिए जाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में नहीं लिया जा रहा प्रोफेशनल टैक्स, वैसे कई स्टेट्स लेती हैं। स्टैंप ड्यूटी ली जाती है, जब आप अपने मकान को सेल परचेज करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। अगेन केवल दिखाना था कि टैक्सेस कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे बंटवारा किया कि किसके ऊपर टैक्स कौन लेगा, आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको बस सिर्फ यह सुनना था कि इनकम टैक्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के, और एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और लिकर के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और बाकी ये टैक्सेस ऑन इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम की बात इनकम टैक्स में दोबारा आएगी, तब रिकॉल आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है सर, इसमें कहीं पर जीएसटी क्यों नहीं आया? तो उसका आंसर आपको दे देता हूं। क्योंकि जीएसटी नया कानून है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में बंटना है, एक्सक्लूसिव किसी का नहीं है, दोनों में बंटना है, इसीलिए इसको एक अलग एंट्री बनाई गई। तो जीएसटी लगाया गया इन प्लेस ऑफ एक्साइज, वैट एटसेट्रा, इन सब की जगह पर लगाया गया। तो वैट पूरी तरह से खत्म हो गया, सेल्स सर्विस टैक्स पूरी तरह से खत्म हो गया, सेल्स टैक्स भी होता था वो भी खत्म हो गया, एक्साइज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ लेकिन काफी कम हो गया। तो ये खत्म हो गए, ये थोड़ा सा बच गया। तो जो खत्म हुआ उन सब की जगह पर आर्टिकल 246A डाल दिया कि भाई अब जीएसटी लिया जाएगा। सुनो सर, हम तो थक गए, इतनी सारी बातें बता दी। लो चलो जी, क्योंकि बता देता हूं ना भाई, आज बताने इस पर कितना समय लगाएं। टैक्स क्या है, क्यों लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के हैं। कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और हमारा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ये तो पता चल गया सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, पर लेगी कैसे? पहले तो कानून बनाना पड़ेगा। अब बात करनी पड़ेगी कानून कैसे बनता है। अच्छा, टेंशन मत लेना कि हमें याद करना है, सुनना है, अपने आप रिकॉल हो जाएगा। जनरल नॉलेज है, टैक्स कैसे लेना है, कानून कैसे बनाना है, तो कानून बनाना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी अधिकार हैं उनके कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, और पार्लियामेंट में बनाए जाने वाले कानून तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक उनके ऊपर राष्ट्रपति जी की मोहर ना लग जाए। ठीक है, यानी आप पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे, प्रेसिडेंट जी के पास भेजेंगे कि प्रेसिडेंट जी हमने ये कानून बनाया, जब तक प्रेसिडेंट जी उस पर मोहर नहीं लगा देते कानून नहीं बनेगा। लेकिन ये बात किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है।
सर स्टेट गवर्नमेंट का कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्टेट असेंबली होती है, वो अपनी स्टेट असेंबली में कानून बनाते हैं और फिर उन अपनी स्टेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास भेज देते हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट साहब उस पर मोहर लगाते हैं, तब स्टेट का कानून बनता है। अब दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और कुछ इसकी स्टेट्स की पावर्स भी हैं, तो दिल्ली के पास अपनी विधानसभा है, वो अपनी स्टेट असेंबली में कानून बना सकते हैं, और दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट साहब होते हैं एलजी। एलजी जब मोहर लगाएंगे तभी बात बनेगी। पर केजरीवाल जी को ये बात समझ में नहीं आती, वो टकराव करते रहते हैं, तो उनकी अपनी वजह है, ठीक है। और हमारा काम ये बताना है कि अगर मोदी जी पीएम हैं तो मोदी जी पार्लियामेंट में अगर कोई कानून बनवा भी ले तो उसको प्रेसिडेंट की मोहर की जरूरत पड़ेगी, और अगर केजरीवाल जी या आपकी स्टेट के सीएम अगर कोई स्टेट असेंबली से कानून बना ले तो उन्हें स्टेट के प्रेसिडेंट या सेंटर, अगर ये यूनियन जो हमारा है यूनियन टेरिटरी, उसमें एलजी साहब के दस्तखत होंगे, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। सर इनकम टैक्स किसका पावर क्षेत्र है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल मैटर है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया था, पार्लियामेंट के थ्रू हमने इसको बनाया था। बोलो समझ में आ गया? सेंटर के कानून पार्लियामेंट से बनके प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट असेंबली से पास होकर के स्टेट के प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगती है। यूनियन टेरिटरीज के प्रेसिडेंट साहब को एलजी कहा जाता है ना। हमारे देश में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, बाकी बातें बाद में, फिर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है ना। अच्छा सर, चाहे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए चाहे कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाए, उसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले खांचा तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट, और वो पब्लिक के साथ, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया जाता है। जब वो डिस्कस हो जाता है तो फिर वो पार्लियामेंट में भेजा जाता है कि भाई इस पर चर्चा करो, तो वो कहलाता है बिल। अभी बिल है, बिल का मतलब है कि अभी उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, पढ़ने के लिए दिया गया, पढ़ लो, कोई भी कानून बनेगा तो बिल आएगा, है ना। लेकिन हमारे देश के नेता लोग हैं, आपको पता है, डिग्री तो है नहीं, तो वो कुछ भी चिल्लाना शुरू कर देते। भाई बिल है, चर्चा हो रही है, चर्चा करो। कहां करोगे? पार्लियामेंट में करोगे। पार्लियामेंट में भी दो हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, तो लोअर हाउस है, अपर हाउस है, इन दोनों जगहों पर इस पे चर्चा होती है। जब तक दोनों पास नहीं करेंगे आगे बात नहीं जाएगी। जब दोनों हाउस पास कर देंगे प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट साहब जब इसको पास करेंगे तो ये एक्ट, कोड और लॉ कहलाएगा। तुमसे पूछा नहीं जाएगा, पता होना चाहिए। कैसे बना? कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया, तो आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कोई पूछ ले कब बनाया, तो आप कहोगे 1961 में। कोई कहे यार 1961 का कानून, तुम 2022 में बैठे हो भाई, मतलब 60-70 साल हो गए, तो बात है इतना पुराना कानून तुम अभी तक चला रहे हो। तो भाई ये वो कानून है जिसे हर साल सुधारा जाता है। सर ऐसा कौन सा कानून है जो 1961 से हर साल सुधर रहा है? अरे भाई कभी बंद भी कर दो सुधारना। हमारे सर एक कहावत सुनाते थे, मैं तुम्हें इनकम टैक्स में कई बार सुनाऊंगा, 2-4 बार सुनाऊं तो समझ लेना कि मैं अपने सर को याद कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे इनकम टैक्स सिखाया था। वो कहते थे, गगन बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। यानी इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है कि हर साल बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिल जाएं, छोटे मोटे बदलाव भी कभी कभार आते हैं। इंसान सोचता है यार ये बदलाव किया ही क्यों? तो बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। भाई फाइनेंस मिनिस्टर साहब बन गए, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा यार क्या बदलाव करें, तो कभी इसको उधर कर दे, उसको उधर कर दे। यही इनकम टैक्स में होता है, और बच्चा उछलता रहता है, सर पता है इनकम टैक्स में चेंज हो गया। अरे भाई अकाउंटेंसी जब पढ़ी थी तो एक मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई बदलाव ऐसा हो जो तुम पढ़ के समझ ना सकते हो तो मुझे बताओ ना सर कि नया कानून था। अब छोटी सी बात बदल जाए, आप कहो सर, तो मेरे को लगता है यार पढ़ाना ही बेकार था। आपके अंदर अगर कानून पढ़ने की एबिलिटी मैंने नहीं डाली तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या? फिर तो कहीं मर्जी पढ़ लेते।
लोग चीजों को आसान करते हैं, मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में पढ़ाता हूं। क्यों? तंग करने के लिए। अरे भाई कैसी बातें करते हैं। चलो सुनो, कानून बना 1961 में, अब हम जी रहे हैं 2022 में, कितना कुछ बदल गया। तो इनकम टैक्स के कानून के अंदर भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अब वो बदलाव भी सर क्या इतने लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजारा जाएगा? सरकार ने कहा नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के जो बदलाव होंगे, सारे टैक्स रेवेन्यूज के जो बदलाव होंगे, वो हर साल किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। यानी कि अगर कभी सुनने को मिल जाए फरवरी के महीने में फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट, तो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर साहब फाइनेंस एक्ट लेकर आते हैं और उस फाइनेंस एक्ट की चेपी हमारे टैक्स लॉस के ऊपर लगा दी जाती। तो इनकम टैक्स एक्ट बन गया, जीएसटी बन गया, कस्टम बन गया। सर बदलाव करना है तो बदलाव के लिए एक फाइनेंस एक्ट आएगा, हर साल आता है। जिस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं उस साल तो दो बार आ जाता है, फाइनेंस एक्ट 1, फाइनेंस एक्ट 2, अदरवाइज एक आता है। अभी 2022 में, तो 2022 में भी आया हुआ है। गूगल पे लिखेंगे फाइनेंस एक्ट तो पूछेगा कौन सा, 2022 का, 21 का, ठीक है ना। तो 22 में सर 21 का क्यों जरूरत पड़ेगी तुम्हें 21 की, है ना। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं। अब देखिए फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हर साल बजट प्रेजेंट किया जाता है। सर बजट क्या होता है? सरकार कहती है कि भाई इस बार हम शिक्षा पे इतना खर्च करेंगे, इस साल हम हेल्थ पे इतना खर्च करेंगे, डिफेंस पे इतना खर्च करेंगे, है ना। ऐसी ऐसी बातें सरकार अपना बजट बताती है, इतना इतना खर्च करेंगे। तो बजट प्रेजेंट किया जाता है हर साल पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा, जो कि अभी निर्मला सीतारमन जी हैं। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें किया जाएगा, हर साल किया जाएगा, ठीक है। बाकी गूगल कर लेना। बजट के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं और फिर उसका मेन पार्ट आता है, उसका मेन पार्ट होता है फाइनेंस बिल, क्योंकि अभी ये पढ़ा जा रहा है, पार्लियामेंट में पढ़ा जा रहा है फाइनेंस बिल यानी बजट में बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा चौड़ा कई घंटे का बजट होगा। उसका मेन पार्ट होता है जिसपे टकटकी लगाए सब बैठे रहते हैं, हाँ कान खुल गया, शेयर मार्केट उछल गई। तो फाइनेंस बिल आता है जो कि बताता है कि हम कौन सी अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इन द एरियाज ऑफ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। पेपर में यह पूछा जाएगा कि फाइनेंस बिल की मदद से क्या सरकार केवल डायरेक्ट टैक्स में बदलाव लाती है, या वो केवल इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव लाती है, या दोनों में बदलाव लाती है। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी, अब की बार आप तैयार रहना, इसलिए बता रहा हूं। दोनों में बदलाव एक ही फाइनेंस एक्ट से आ जाते हैं। जब फाइनेंस बिल अप्रूव कर दिया जाएगा बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करेंगे, प्रेसिडेंट साहब की मोहर लग जाएगी, बट नेचुरल लग जाएगी, तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। जब ये फाइनेंस एक्ट बनेगा तो आपके टैक्स लॉ में बदलाव आ जाएगा। तो जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें बार बार लिखा जाएगा कि हमने इसे इस फाइनेंस एक्ट से अपडेट किया था। चलिए बताएं इनमें से कौन कौन सी बात समझ में आ गई। सर टैक्स क्या थे ये समझ में आ गया, कितने तरह के थे ये समझ में आ गया, किसके पास पावर थी ये भी समझ में आ गया, कैसे बनते हैं ये भी समझ में आ गया, और कैसे अमेंड होते हैं, फाइनेंस एक्ट की मदद से अमेंड होते हैं, ठीक है। चलिए रिकॉल करेंगे तो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएगा और मेन बात पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सर फाइनेंस एक्ट की गहराइयों की बात करो तो वो हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स अभी आपने शुरू नहीं किया, ठीक है। ये वाला पार्ट बाद में आपको रीड करवाएंगे, ठीक है। और नहीं भी रीड करवाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है। सर अब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो हायरार्की है, ये कहती है कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे विभाग होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है ना कई सारी।
अभी पता चला कि मनीष सिसोदिया जी 18 विभागों को संभाल रहे हैं। कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है ना। तो उसमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके हेड आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी मिनिस्ट्री के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट होंगे, उसमें एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 2 टैक्सेस को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसीलिए उनके पास एक होता है बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपके इनकम टैक्स में कभी कभी पढ़ते हुए एक वर्ड आएगा सीबीडीटी। तो इनकम टैक्स एक्ट में सीबीडीटी क्या होता है आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे सर ये क्यों बीच में आ गया, हम क्यों इसकी बात मान रहे हैं। तो भाई टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है। सुनते हो ना, सरकार ने ईडी की रेड मरवा दी, सरकार ने सीबीआई की रेड मरवा दी, सरकार ने कभी टैक्स की रेड मरवा दी। तो मतलब सीबीडीटी डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। अच्छा, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सर ये हमारे सेमेस्टर का भी पार्ट नहीं है, अभी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा मतलब अभी सीबीडीटी से है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सीबीडीटी की है। और इस सीबीडीटी ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली में इसे आईटी ऑफिस बोलते हैं। और ये डिपार्टमेंट कहता है कि भाई इनकम टैक्स का पालन करने के लिए मुझे कुछ नियम शर्तें बनानी पड़ेंगी। तो ये नियम शर्तें, इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है। आपसे एग्जाम में कोई चतुर टीचर पूछ लेगा कि बताओ इनकम टैक्स रूल कौन बनाता है, आप लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो आंसर गलत हो जाएगा। भाई इसे सीबीडीटी बना रहा है। सीबीडीटी कह रहा है कि जब इनकम टैक्स को चलाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो कुछ नियम शर्तें बनाने की पावर मुझे भी दे दो। तो यहां पर आपको समझना है, सुनो 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 ना, रोका है मैंने आपको ताकि आप कहीं पता चल रहा हो टीवी चल रहा है सुन रहे हैं, अरे कायदे की बात छूट गई तो फिर भुगतोगे एग्जाम में। अगर पूछ ले इनकम टैक्स एक्ट कौन बनाता है तो कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर कहें इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है तो समझो एक्ट बड़ी चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी, रूल छोटी मोटी बातें हैं, सीबीडीटी बनाएगा ताकि वो सुचारू रूप से इनकम टैक्स का पालन करवा सके। जैसे रिटर्न कब भरनी है उसकी डेट बता देगा, इसे इनकम टैक्स रूल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके सर, फिर हमने वही वाली बातें आपको बताई कि सेक्शन 240 आर्टिकल नंबर 246 शेड्यूल नंबर 7 उसकी लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 से पावर मिली, वही बात मैंने यहां पर रिपीट की है, ठीक है। अब आते हैं सीबीडीटी के ऊपर। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स की पावर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद जिम्मेदारी किसको दी, सीबीडीटी को दी। और सीबीडीटी कह रहा है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता हूं और मेरे पास डायरेक्ट टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे पास इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, ठीक। जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम है। आपको पता नहीं चला कि आपने इतना सारा ज्ञान 1 घंटे में समेट लिया। आई चैलेंज, कौन सा टीचर 1 घंटे में आपको इतना ज्ञान देने वाला है। वो कहेगा कि बच्चे तो दुखी हो जाएंगे। अरे दुखी हो जाओ तो पॉज कर लेना, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेना, ये बातें आज खत्म करनी ना जरूरी है। और इसमें कुछ रटना नहीं है, सिर्फ सुनना है। हाँ, सुनना क्या है, टैक्स 2 तरह के हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गई, पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके बन गया तो इसका हर साल धान इधर से उधर फाइनेंस एक्ट के जरिए किया जा रहा है।
बन गया। अब बन गया तो इसका बल्ली बारिश कौन है, इसको संभालेगा कौन, सीबीडीटी। सीबीडीटी कह रहा है इसकी संभाल करने के लिए मुझे कुछ नियम शर्तें बनाने होंगे, तो इनकम टैक्स रूल्स बनाएगा कौन, सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है। बस इतना सा ज्ञान था, तो सर इतना उपदेश काहे सुनाया। अब देखिए, बस आप बिल्कुल नजदीक हैं, बातें खत्म होने वाली हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ इनकम टैक्स पढ़ेंगे। इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कहां से बना क्यों बना मैं समझा चुका हूं। फाइनेंस एक्ट भी बीच में आएगा कभी कभी, क्यों, क्योंकि ये धान इधर से उधर करा रहा है और ये दोनों काम पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। तो डायग्राम में शॉर्टकट में बात समझ ली है ना, एक्ट की बात आपने समझ ली। सीबीडीटी ने कहा इनकम टैक्स का निर्वाह करने के लिए मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे, ये भी बात आपने समझ ली। तो जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको एक्ट, फाइनेंस एक्ट, रूल्स, यहां तक की कहानी मैंने बता दी, ठीक है। इससे शॉर्टकट में मैं बता नहीं सकता था और लॉन्ग कट में जाता तो 4 घंटे लग जाते। अगर आप थोड़ा परेशान हुए तो बनती है परेशानी, कोई बात नहीं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक सर्कुलर आया था और उस सर्कुलर ने कहा था कि क्योंकि मध्य प्रदेश में बाढ़ आ रखी है इसीलिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की डेट हमने आगे बढ़ा दी। तो सर्कुलर क्या होते हैं, जब इमीडिएटली कोई मजबूरी आ जाए, कुछ काम करना पड़ जाए, लोग पूछ रहे हो यार क्या होगा क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फटाफट सर्कुलर दे देती है, फटाफट नोटिफिकेशन दे देती है, फटाफट क्लैरिफिकेशन दे देती है। और हमारे स्टाफ ने यहां पर इसको क्लासिफिकेशन लिख दिया। अरे भाई कौन इन्हें समझाए क्लैरिफिकेशंस, यानी कि सिर्फ इनकम टैक्स रूल बनाने से बात खत्म नहीं हो जाती। कभी कभी इनकम टैक्स में ऐसा समय आता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं क्या होगा, जैसे कोरोना चल रहा है लेकिन रिटर्न की डेट है, क्या भाग जाके कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, सीए के पास कैसे जाएं, तो सीए कहेगा चिंता मत करो डेट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, अरे भाई सर्कुलर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी बातें आएंगी। सर हमें कानून की बात समझ नहीं आ रही, क्या लिखा है, तो डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन दे देगा भाई। ये कपूर साहब इसमें थोड़ा सा ना लॉ लिखने में कुछ कंफ्यूजन आ रही है, बहुत लोगों से सुन लिया, ये क्लैरिफिकेशन है। तो कभी कभी सर्कुलर आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगी, क्लैरिफिकेशंस आएंगी। उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखा है, ये क्लैरिफिकेशंस हैं, ये आएंगी, ये सब भी कौन देगा, सीबीडीटी देगा। सर अब तो रुक जाओ, पहले ही कहा था भाई इनकम टैक्स है, समझे, बच्चों का खेल नहीं है, आप बड़े हो गए हो। एक इनकम टैक्स के लिए एक्ट, ये रूल, ये सर्कुलर, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, अब तो रुक जाओ। नहीं भाई नहीं, एसएससी कहता है कि भाई ये जो कानून आपने बनाया ना मैं इससे खुश नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो क्या गर्दन काट देगा, झगड़ा करना कहीं का समस्या है, कोर्ट में जाना, यहां पर भी वही है। अगर कोई कानून आपको अच्छा नहीं लग रहा तो झगड़ा मत करो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ, डराओ धमकाओ मत, बंदूक दिखा रहा हूं बात समझ ले वरना गोली मार दूंगा, नहीं, कोर्ट में जाओ यार। अच्छा जी, कहां, कौन सी कोर्ट में जाएं, तो कोर्ट में ऐसे नहीं जाते, पहले हम जाते हैं स्टेट की हाई कोर्ट में, और अगर वहां पे भी जज साहब के फैसले से आपको संतुष्टि ना हो, हालांकि वो भगवान का रूप है, लेकिन यदि आपको संतुष्टि ना हो तो बड़े भगवान के पास जाइए कि हे प्रभु मुझे इंद्र भगवान की बात मंजूर नहीं है, हाई कोर्ट की बात मंजूर नहीं है, तो कोई बात नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सर सुप्रीम कोर्ट की बात मंजूर ना हो तो, अरे उसमें भी बहुत लेयर्स होती हैं, जजेस की बेंच होती है, बड़ी बेंच पे लोग चले जाते हैं, बाकी ये बातें वकालत की हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई सरकारी प्रोविजन पसंद नहीं आ रहा हो, आप उनके ऑर्डर से आहत हुए हों, तो आपके पास कई सारे प्रावधान हैं, उनको चैलेंज करने की कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब लीजिए बेटे, अब खत्म हो गई सारी बातें, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखे हैं, जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने आएंगे, ठीक है।
तो आप समझ जाओगे हाँ इनकम टैक्स रूल्स क्या हैं, ये डिपार्टमेंट ने सहूलियत के लिए बना रखे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सीबीडीटी को ताकत किसने दी, तो आप पढ़ेंगे भाई इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ था। और फिर कोर्ट की जजमेंट्स की क्या अहमियत होती है, ये हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर और असेसी कौन होता है इनकम टैक्स एक्ट में बताएंगे। मतलब मैं जो टैक्स दे रहा हूं तो मैं असेसी हूं, और मेरा और विभाग का अगर कोई झगड़ा हो जाए तो इनकम टैक्स में एक एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है, वहां भी जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं ITAT। वहां से संतुष्ट नहीं हो या वहां नहीं जाना चाहते हो तो हाई कोर्ट में चले जाओ। अच्छा जी, अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। मुझे पता है तुम थक गए हो, यकीन मानो मैं भी थक गया हूं, परंतु 5 मिनट मुझे चाहिए, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? देखिए, अब मैं मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में हाई कोर्ट है, हरियाणा है हरियाणा में हाई कोर्ट है, यूपी है यूपी में हाई कोर्ट है, हर स्टेट में हाई कोर्ट है। तो सर कैसे होगा? तो होगा ये, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के हाई कोर्ट के डिसीजन दिल्ली के ऑफिसर्स या दिल्ली में रहने वाले लोगों के ऊपर बाध्य हो जाएंगे। सर तो क्या वो हरियाणा में भी चलेगा? नहीं, हरियाणा में हम रेफरेंस ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देखो दिल्ली में ये मुद्दा गया था, ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट के हिसाब से हमारे को भी ऐसा ही फायदा पहुंचा दो, है ना। तो अगर किसी स्टेट की हाई कोर्ट में कोई मुद्दा डिस्कस हुआ हो, आपको पता है कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है कोर्ट का, कितना टाइम में टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आप क्या करेंगे? फिर से दोबारा लग जाएंगे। तो वकील साहब कहते हैं कि भाई उसका रेफरेंस दो, उसके फैक्ट्स बताओ। तो दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट आपकी स्टेट में कंपेल नहीं किए जा सकते, लेकिन रेफरेंस किया जा सकता है, उनकी बहुत वैल्यू होती है। तो ITAT और हाई कोर्ट जो होती है स्टेट की, वो जो फैसला दे वो बाइंडिंग हो जाता है उस स्टेट में रहने वाले असेसी और उस स्टेट के इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सर कभी कभी होता है कि एक जज साहब ने ये फैसला दिया, दूसरे जज साहब ने वो दिया, तो देखा जाता है कौन सी लार्जर बेंच थी, लार्जर वाली बेंच का फॉर्मूला फैसला चलता है। ये तो बात हुई हाई कोर्ट की, ये बात हुई ITAT की। जहां ज्यूरिसडिक्शन होगी वहां पर ये वैलिड होंगे, एप्लीकेबल होंगे, बाध्य होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आ गया वो कानून बन जाएगा, पूरे देश का कानून बन जाएगा, पूरे भारत में लागू होगा, ITATs पर भी लागू होगा, हाई कोर्ट्स पर भी लागू होगा, क्योंकि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे भारतवर्ष पर लागू होगा। और जानते हो, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट के हो सकते हो, इसलिए आपके सिलेबस में हाई कोर्ट की जजमेंट्स कम बताई जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का जिक्र किया जाएगा। और मैं आपको आज ही बता देता हूं, फिर मत कहना गगन तुमने बताया नहीं था, मैंने बताया था कि 2-3 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब मन करे गूगल करके पढ़ लेना। एक है शीला कौशिश वर्सेस CIT, दिल्ली के शीला सिनेमा की, एक है अमोलक राम खोसला वर्सेस CIT, और एक एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर है राजा बिनोय कुमार साहस रॉय। ये 3 जजमेंट्स आपके कोर्स का पार्ट भी हैं। तो बहुत कुछ सर आपने पढ़ाया, बुक में ढूंढा कहीं नजर नहीं आया, तो समझ लीजिए कितना जरूरी था। क्यों हमने पढ़ाया? ताकि इनकम टैक्स पढ़ते हुए आपको उसका बैकग्राउंड पता चल सके, वो कहां से पैदा हो रहा है। आपको कोई चर्चा हो रही हो तो समझ में आ सके कि न्यूज चैनल वाले इतना शोर जो मचा रहे हैं, क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे मनीष सिसोदिया पर लिकर पॉलिसी पे बवाल चल रहा है, लेकिन आसानी से लोगों को समझ नहीं आ रहा ये बवाल है क्या। बैकग्राउंड जानना जरूरी है, और इनकम टैक्स पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किससे पढ़ना है? तो गगन सर से पढ़ना जरूरी है। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस के लिए इंतजार कीजिएगा, जल्दी के लिए कोर्स शुरू से फटाफट स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। लेंदी पेपर है, बहुत बारीकी भरी बातें हैं, देर से शुरू करेंगे उलझ जाएंगे, अभी शुरू करेंगे तो सफलता के साथ, सरलता के साथ पूरा इनकम टैक्स समझ पाएंगे। ठीक है, मैं गगन कपूर
आपको तंग करने के लिए माफी चाहता हूं। बाय बाय।